नमस्कार, तपोभूमि पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड ऊर्जा संसाधन एवं जल विद्युत परियोजनाएं इस विषय पर एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। जी बिल्कुल। हम ऊर्जा संसाधनों के वर्गीकरण से शुरू करेंगे और फिर राज्य की जो प्रमुख नीतियां हैं, निगम हैं और जो बड़ी परियोजनाएं हैं, उन पर विस्तार से बात करेंगे। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले ऊर्जा संसाधनों का जो वर्गीकरण है उसे ही समझते हैं। जी इन्हें मतलब दो मुख्य भागों में बांटा गया है ना? जी। पहला है गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, जिसे हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। इसमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसी चीजें शामिल हैं। ठीक है। और दूसरा प्रकार हो गया नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, यानी कि रिन्यूएबल। हाँ, इसमें सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है और जल विद्युत मतलब हाइड्रो पावर आता है। और उत्तराखंड के संदर्भ में अगर देखें तो यहाँ पर जल विद्युत की क्या संभावना है? देखिए, उत्तराखंड में छोटी बड़ी नदियों की इतनी अधिकता है कि यहाँ जल विद्युत की बहुत ही व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। अच्छा, एक सवाल मन में आता है, जैसे केंद्र सरकार या कोई और राज्य यहाँ परियोजना विकसित करता है तो उससे अपने राज्य को क्या लाभ मिलता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इन परियोजनाओं से राज्य को 12% बिजली रॉयल्टी के रूप में बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त होती है। 12% मुफ्त? ये तो काफी बड़ा फायदा है। और इन परियोजनाओं को उनकी क्षमता के आधार पर भी बांटा जाता होगा? जी हाँ, 2 से 25 मेगावाट तक की जो परियोजना होती है, उसे लघु जल विद्युत परियोजना कहते हैं और 25 मेगावाट से ज्यादा की क्षमता वाली परियोजना को बड़ी जल विद्युत परियोजना कहा जाता है। चलिए, ये तो बेसिक वर्गीकरण हो गया। अब जरा राज्य की ऊर्जा नीतियों पर आते हैं। कालानुक्रम में देखें तो सबसे पहले नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2008 के बारे में बताइए। जी, यह नीति 29 जनवरी 2008 को घोषित की गई थी और इसके तहत 25 मेगावाट तक की जो परियोजनाएं थी वो निजी या सामुदायिक भागीदारी से अनुमन्य थी। और इसके बाद फिर कौन सी नीति आई? इसके बाद 31 जनवरी 2015 को लघु जल विद्युत परियोजना नीति लागू हुई और इसने एक तरह से 2008 की नीति को प्रतिस्थापित कर दिया, मतलब रिप्लेस कर दिया। ठीक है। और एक पिरूल नीति का भी जिक्र आता है 2018 की, उसका क्या उद्देश्य था? पिरूल नीति अगस्त 2018 में आई। इसका मुख्य उद्देश्य था चीड़ के पत्तों यानी पिरूल से बिजली का उत्पादन करना। एक बहुत ही अनोखी पहल थी ये। बिल्कुल। अब अगर तकनीक की बात करें तो आजकल जल विद्युत के लिए कौन सी तकनीक इस्तेमाल हो रही है? वर्तमान में ज्यादातर सुरंग आधारित प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। इसे रन ऑफ द रिवर तकनीक कहा जाता है। रन ऑफ द रिवर। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड में ऊर्जा विकास के जो प्रमुख स्तंभ हैं, जो मुख्य आधार हैं, उन पर चर्चा करते हैं। जी पहला नाम आता है उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, यानी यूजेवीएनएल। जी, यूजेवीएनएल की स्थापना 12 फरवरी 2001 को हुई थी। बाद में 2 जुलाई 2007 को इसका नाम बदला गया और इसका मुख्यालय देहरादून के उज्ज्वल भवन में है। ये उत्पादन का मुख्य काम देखती है। तो उत्पादन यूजीवीएनएल के पास। दूसरा स्तंभ है उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूपीसीएल। हाँ, यूपीसीएल राज्य की एकमात्र बिजली लाइसेंसधारी कंपनी है। इसका गठन भी 2001 में हुआ। इसका मुख्यालय देहरादून के ऊर्जा भवन में है, जिसका नाम विक्टोरिया क्रॉस विजेता गब्बर सिंह नेगी के नाम पर है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। और यूपीसीएल का कार्यक्षेत्र क्या है? ये 132 केवी से नीचे के जो सबस्टेशंस है, मतलब जो वितरण का काम है, वो देखती है। समझ गया। अब तीसरा स्तंभ पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, पीटीसीयूएल का गठन 1 जून 2004 को हुआ। इसका काम है 132 केवी से अधिक क्षमता के ट्रांसमिशन नेटवर्क का संचालन करना। इसका मुख्यालय भी देहरादून में ही है। तो उत्पादन, वितरण और ट्रांसमिशन तीनों के लिए अलग अलग निगम हैं। जी, चौथा स्तंभ है उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग। जी, इसका गठन सितंबर 2002 में हुआ और ये विद्युत अधिनियम 2003 के तहत काम करता है। इसका कार्यालय देहरादून के माजरा में है। ये एक रेगुलेटरी। पांचवां स्तंभ है उत्तराखंड सिंचाई विभाग। जी, ये विभाग जल संसाधनों और बांधों से जुड़े काम देखता है। और छठा और आखिरी स्तंभ है उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, यूरेडा। यूरेडा की स्थापना जुलाई 2001 में हुई और इसका मुख्यालय पटेल नगर देहरादून में है।
ये 1 से 2 मेगावाट की छोटी जल विद्युत परियोजनाएं घराट अपग्रेडेशन, सोलर स्ट्रीट लाइट और सोलर लालटेन जैसे काम देखती है। मतलब ये नवीकरणीय ऊर्जा की नोडल एजेंसी है। बिल्कुल सही। तो अगर संक्षेप में कहें, सरकारी क्षेत्र की 3 प्रमुख ऊर्जा कंपनियां कौन सी हुई? ये 3 कंपनियां हैं। UJVNL जो उत्पादन करती है, UPCL जो वितरण करती है और PTCL जो ट्रांसमिशन का काम देखती है। बहुत ही स्पष्ट हो गया। चलिए अब उस परियोजना पे आते हैं जिसका नाम सुनते ही उत्तराखंड की याद आ जाती है, टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना। ये कहाँ स्थित है? ये बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है और ये एक काफर बांध है, मतलब मिट्टी और पत्थर से बना हुआ। और वैश्विक स्तर पर इसका क्या स्थान है? यह एशिया का सबसे ऊंचा बांध है और विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। कमाल है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है? मतलब ये विचार कब आया? इसकी परिकल्पना तो बहुत पहले 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी। योजना आयोग से स्वीकृति मिली 1972 में और निर्माण 1978 में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा शुरू हुआ। तो शुरुआत में इसकी क्षमता इतनी ज्यादा नहीं थी, है ना? नहीं, प्रारंभिक क्षमता सिर्फ 600 मेगावाट थी, लेकिन 1986 में इसे रूस के साथ एक समझौते के बाद 2400 मेगावाट कर दिया गया। उस समय रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव भारत आए थे। अच्छा, उस दौरे के बाद ये बड़ा बदलाव आया। और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन THDC की क्या भूमिका थी इसमें? THDC की स्थापना खास इसी के लिए 12 जुलाई 1988 को हुई और फिर फरवरी 1989 में इसे टिहरी परियोजना का पूरा कार्यभार सौंप दिया गया। ठीक है, तो इस परियोजना के मुख्य भाग कौन-कौन से हैं? ये 2400 मेगावाट कैसे बनता है? इसके 3 मुख्य भाग हैं। पहला, टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना जो 1000 मेगावाट की है। दूसरा है टिहरी पंप स्टोरेज परियोजना, ये भी 1000 मेगावाट की है। और तीसरा है कोटेश्वर बांध परियोजना जो 400 मेगावाट की है। और ये जो कोटेश्वर बांध है ये भागीरथी नदी पर ही स्थित है। समझ गया। और इस परियोजना से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे इसका जलाशय। जी, इसके जलाशय का क्षेत्रफल 42 वर्ग किलोमीटर है। इसका आधिकारिक नाम स्वामी राम तीर्थ सागर है और स्थानीय नाम सुमन सागर है। और इसकी जलधारण क्षमता? कुल क्षमता तो 354 करोड़ घन मीटर है, लेकिन वर्तमान में इसमें से 261 करोड़ घन मीटर का ही उपयोग होता है। इसका पहला चरण कब शुरू हुआ था? प्रथम चरण जो 1000 मेगावाट का था, उसका शुभारंभ 30 जुलाई 2006 को हुआ। राज्य को, जैसा हमने पहले बात की, रॉयल्टी के रूप में 12% मुफ्त बिजली मिलती है और इसका डिजाइन जेम्स ब्रून ने तैयार किया था। लेकिन इस बांध का विरोध भी तो बहुत हुआ था। जी बिल्कुल। प्रथम विरोध राजमाता कमेलिंदुमती शाह ने किया था। फिर 1978 में विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में बांध विरोधी समिति बनी। और क्या कोई कानूनी कार्रवाई भी हुई थी इस पर? हाँ, 1979 में वीरेंद्र सकलानी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और 1991 में सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में 76 दिनों तक निर्माण कार्य बाधित रहा। उन्होंने गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल यात्रा भी निकाली थी। और पुनर्वास, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा होगा। बिल्कुल, इस परियोजना के कारण लगभग 1 लाख लोगों का पुनर्वास किया गया, जिसकी लागत उस समय 582 करोड़ रुपए थी। ये तो थी टिहरी की कहानी। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना पर। हाँ, ग्लोगी परियोजना यह उत्तराखंड और पूरे उत्तर भारत की पहली लघु जल विद्युत परियोजना है। इसकी क्षमता सिर्फ 3.5 मेगावाट है और यह मसूरी के क्यारुकुली और भट्टा गांव के बीच स्थित है। इसका निर्माण और डिजाइन किसने किया था? ये तो अंग्रेजों के समय की बात है। जी, निर्माण योजना कर्नल वेब के नेतृत्व में बनी और डिजाइन बिलिंघर्ट ने तैयार किया। ये 1907 में पूरी हो गई थी और इसका उद्घाटन मई 1909 में हुआ। और इसका राष्ट्रीय महत्व क्या था उस समय? ये दक्षिण भारत के मैसूर के बाद देश की दूसरी और उत्तर भारत की पहली विद्युत परियोजना थी। एक बहुत बड़ी उपलब्धि। बिल्कुल। अब आते हैं लखवाड़ बांध परियोजना पर। ये किस नदी पर है और कौन-कौन से राज्य इससे लाभान्वित होते हैं? ये यमुना नदी पर है और इससे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, मतलब कुल 6 राज्य लाभान्वित होंगे। इसकी समय सीमा क्या रही है? मतलब ये कब शुरू हुई? इसे 1976 में स्वीकृति मिली थी, लेकिन 1992 में काम रोक दिया गया।
फिर 2008 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। अच्छा, और इस बांध के कुछ तकनीकी विवरण? इसकी ऊंचाई 204 मीटर है और प्रस्तावित क्षमता 300 मेगावाट है। इसका जो खर्च है उसका 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार वहन करेगी। इसी क्षेत्र में एक और परियोजना का जिक्र आता है जिसके कारण एक गांव डूब गया। जी, यमुना नदी पर ही बनी 120 मेगावाट की व्यासी परियोजना से देहरादून जनपद का लोहारी गांव स्थायी रूप से जलमग्न हो गया है। विकास की एक कीमत। अगली परियोजना है किशाऊ बांध परियोजना, इसके बारे में बताएं। ये टोंस नदी पर है। इसकी प्रस्तावित क्षमता 660 मेगावाट और ऊंचाई 236 मीटर है। यह उत्तराखंड हिमाचल सीमा पर स्थित है और इसमें दोनों राज्यों की 50-50% हिस्सेदारी है। ठीक है, और बावलानंद प्रयाग परियोजना कहाँ है? यह चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर है और इसकी प्रस्तावित क्षमता 300 मेगावाट है। अब बात करते हैं पंचेश्वर बांध परियोजना की। इसका आधार क्या है? इसका आधार है 1996 की भारत नेपाल संधि। ये महाकाली यानी शारदा नदी पर है और इससे चंपावत, पिथौरागढ़ और नेपाल के क्षेत्र प्रभावित होंगे। और इसकी क्षमता और लागत क्या है? बांध की ऊंचाई 315 मीटर होगी। कुल स्थापित क्षमता 6,840 मेगावाट होगी, जिसका दोनों देशों में समान वितरण होगा। अनुमानित लागत लगभग 40,000 करोड़ रुपए है और इसके 2026 तक पूर्ण होने की संभावना है। ये तो एक बहुत ही विशाल परियोजना है। अब आते हैं विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना पर। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? यह चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर है। इसकी क्षमता 400 मेगावाट है और इसका निर्माण जेपी, जो एक निजी कंपनी है, उसने किया है। और इसकी रॉयल्टी का वितरण कैसे होता है? इसमें 88% रॉयल्टी उत्तर प्रदेश को और 12% उत्तराखंड को मिलती है। चलिए अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण बांध और परियोजनाओं पर एक नजर डालते हैं जल्दी से। विक्टोरिया बांध? यह भीमताल बांध है जो 1882 में बना और इसे हेनरी एशिस्ट ने डिजाइन किया था। टनकपुर परियोजना? 1993 में शारदा नदी पर 120 मेगावाट। छतरा बांध? यह टोंस नदी पर है। भालू बांध? रानीखेत, अल्मोड़ा में। कालागढ़ बांध? रामगंगा नदी पर। इसकी ऊंचाई 128 मीटर है। सप्तेश्वर परियोजना? ये शारदा नदी पर है। गौरी डैम? चंपावत में। चीला परियोजना? पौड़ी में 144 मेगावाट। नानक सागर? ऊधम सिंह नगर में। जमरानी बांध? ये गौला नदी पर है। इसका शिलान्यास 1976 में नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा किया गया था। और मनेरी भाली द्वितीय? 304 मेगावाट और इसका उत्पादन 2008 में प्रारंभ हुआ। बहुत बढ़िया। अब जरा जनपदवार प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं को देख लेते हैं। उत्तरकाशी जनपद की प्रमुख परियोजनाएं कौन सी हैं? उत्तरकाशी में मनेरी भाली फेज 1 और फेज 2 हैं, दोनों भागीरथी पर। पाला मनेरी, आराकोट त्यूनी, जखोल सांकरी, लिमचीगाड़, नेटवार मोरी, लोहारी नागपाला, करमोली और पिलिंगाड़। ठीक है। और पौड़ी गढ़वाल जनपद की परियोजनाएं? पौड़ी में है कालागढ़, दुनाव, उत्यासू बांध, श्रीनगर जल विद्युत, चीला, दुजाओ और दुनाब। टिहरी गढ़वाल जनपद की? टिहरी में कोटली भेल, कोटेश्वर बांध, लंगरासू और भिलंगना बांध। चमोली जनपद की प्रमुख परियोजनाएं? चमोली में कई हैं। राजवक्ती, विष्णुगाड़, पीपलकोटी, उर्गम, तपोवन विष्णुगाड़, झेलम तमक, मलेरी झेलम, लाटानोवन, गोहनाताल, मैलखेत बांध, बगौली व पाडुली बांध, नंदप्रयाग लंगासू और ऋषिगंगा परियोजना। रुद्रप्रयाग जनपद की? रुद्रप्रयाग में सोनप्रयाग, सिंगोली भटवाड़ी, गौरीकुंड, फाटा ब्यूंगाड़, रामबाड़ा और कालीगंगा वन। देहरादून जनपद की परियोजनाएं कौन सी हैं? देहरादून में ढकरानी, ढालीपुर, छिब्रो, खोदरी, कुल्हाल और व्यासी। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इचारी बांध टोंस नदी पर है, जिसका जल छिब्रो और खोदरी दोनों को जाता है। अच्छा, अब पिथौरागढ़ जनपद की? पिथौरागढ़ में कालिका दंतु, सेराघाट रवाना, सुरीनीगाड़, चुंगरचाल, तालेश्वर, वोखांग बेलिंग, मपंग बेगुडियार, उर्थीक सोबला और रूपसिया बगड़। ऊधम सिंह नगर जनपद में? ऊधम सिंह नगर में खटीमा, लोहिया हेड, टुमुरिया डैम, हरिपुरा डैम, बैगुल डैम, बौर डैम और धोरा बांध हैं। और अंत में
हरिद्वार जनपद की परियोजनाएं। हरिद्वार में पथरी परियोजना, मोहम्मदपुर परियोजना, ये दोनों गंगा नहर पर हैं और भीमगुड़ा बैराज गंगा पर है। ये तो बहुत ही विस्तृत जानकारी थी। अब ऊर्जा से संबंधित कुछ प्रमुख योजनाओं और नीतियों पर चर्चा कर लेते हैं। RT- योजना क्या है? ये एक केंद्र पोषित योजना है। इसका पूरा नाम है रियल टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम। इसके तहत 215 सब स्टेशनों में RT- प्रणाली लगाई जा रही है। इसका काम 4 दिसंबर 2023 से शुरू हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग और बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता को बढ़ाना। ठीक है। और एकीकृत विद्युत विकास योजना यानी IPDS के बारे में बताएं। ये उत्तराखंड के 10 नगरों में लागू है। इन नगरों में GIS आधारित उप केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। ये नगर हैं देहरादून, मुनि की रेती, रुड़की, हरिद्वार, कोटद्वार, रुद्रपुर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, किच्छा और सितारगंज। अब आते हैं भविष्य की ऊर्जा पर। उत्तराखंड राज्य सौर नीति 2023 का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य 2027 तक 2500 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है। कोई भी व्यक्ति सरकारी भूमि लीज पर लेकर सोलर प्रोजेक्ट लगा सकता है और UREDA को लैंड बैंक बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। और PM कुसुम योजना क्या है? इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इसका उद्देश्य डीजल पर निर्भरता कम करना और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इसके तहत उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून और हरिद्वार में 10 HP क्षमता के सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। एक मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना भी शुरू हुई थी, वो कब हुई? यह योजना अक्टूबर 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा प्रारंभ की गई। इसके तहत युवा उद्यमी 25 किलोवाट तक के सोलर प्लांट लगाकर एक नियमित आय अर्जित कर सकते हैं। और हाल ही में जो आई है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उसके बारे में बताएं। यह 15 फरवरी 2024 को शुरू हुई है। इसमें 1 किलोवाट पर 45,000, 2 किलोवाट पर 90,000 और 3 किलोवाट या उससे अधिक पर 1,08,000 रुपए का कुल अनुदान मिलता है और इसमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रावधान भी है। और क्या राज्य सरकार ने अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के आकलन के लिए भी कोई कदम उठाया है? जी, वर्ष 2023 से 25 तक की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए फरवरी 2023 में अमेरिकी परामर्शदाता कंपनी मैकिन्जी के साथ एक अनुबंध किया गया है। चलिए अब जाते जाते जल्दी से नदी तट पर बसे कुछ प्रमुख नगरों को दौरा लेते हैं। भागीरथी के किनारे गंगनानी, मनेरी, उत्तरकाशी, हर्षिल, चिन्याली सौड़, डुंडा, गणेश प्रयाग। यमुना के किनारे लाखामंडल, नैनबाग, नौगांव, डामटा, डाकपत्थर, जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी। गंगा के किनारे हरिद्वार, ऋषिकेश, कनखल, कौडियाला, शिवपुरी, देवप्रयाग, मुनि की रेती और चीला। अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ, माणा, जोशीमठ, गोपेश्वर, श्रीनगर, गौचर। मंदाकिनी के किनारे अगस्त्य मुनि, ऊखीमठ, गुप्त काशी, रामबाड़ा, गौरीकुंड, सोनप्रयाग। पिंडार के किनारे थराली, सिमली, नारायण बघड़। पश्चिमी धौली गंगा के किनारे मलारी, तपोवन, विष्णुप्रयाग। पश्चिमी रामगंगा के किनारे गैरसेण, चौखुटिया, भिकियासेण, कालागढ़। काली नदी के किनारे गुंजी, तवाघाट, धारचूला, टनकपुर, बनबसा। गौरी गंगा के किनारे मरतोली, मिलम। गौला के किनारे हल्द्वानी, काठगोदाम, किच्छा, लालकुआं। कोसी के किनारे कोसानी, सोमेश्वर, रामनगर। और सरयू के किनारे बैजनाथ, बागेश्वर, कपकोट। बहुत खूब। अब अंत में परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को दोहराते हैं। एशिया का सबसे ऊंचा बांध टिहरी। उत्तर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना ग्लोगी। सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना टिहरी। रन ऑफ द रिवर तकनीक क्या है? सुरंग आधारित तकनीक। राज्य को रॉयल्टी के रूप में कितनी बिजली मिलती है? 12% मुफ्त बिजली। 1 से 2 मेगावाट की परियोजनाएं कौन देखता है? यूएडा। 132 केवी से ऊपर का ट्रांसमिशन PTCUL। और 132 केवी से नीचे का वितरण। UPCL। किस बांध की परिकल्पना 1949 में हुई? टिहरी बांध। और 76 दिन का आंदोलन किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा ने।
बहुत ही शानदार चर्चा रही। हम सभी छात्रों से अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, इसे अन्य परीक्षा अभ्यर्थियों के साथ साझा करें और श्रृंखला आधारित संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जी, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।